ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त 6.2% से जो शरह तरक्की की शरह थी वो 6.2% थी। ज़र मुबादला के ज़खायर कहीं ज्यादा थे और एक स्टेबल सिचुएशन की तरफ जा रहे थे और इलेक्शन ईयर था और इलेक्शन हो जाता तो ये जो इस वक्त फसाद बरपा है ये फसाद नहीं होना था। जिसको भी पाकिस्तान के अवाम वोट देते वो जीत कर इस वक्त अपनी हुकूमत कर रहे होते और उस हुकूमत को भी 3 साल गुजर चुके होते, क्योंकि इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जब मुस्तरद कर दी थी और इसके साथ ही इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ के नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया था और नए इंतखाबात की तारीख भी आ चुकी थी, ये सारी चीजें आ चुकी थी और इस वक्त होना तो यही चाहिए था कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाता, लेकिन एक जिद थी, एक एक्सटेंशन का खेल था। दूसरा ये सारे के सारे जाली लोगों को मुसल्लत करना था, हारे हुए खानदानों को दोबारा से इंस्टॉल करना था, इसलिए उस वक्त जिद की गई और कि जनाब अभी इलेक्शन नहीं हो सकते और अभी हम IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि जनरल नदीम अंजम ने मना कर दिया और जनरल नदीम अंजम ने कहा कि जनरल बाजवा ने मना कर दिया। ये दो इस वक्त अहम लोग जो हैं वो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, उन दोनों से पूछना चाहिए कि जो खेल उन्होंने मार्च 2022 से पहले शुरू किया आखिर उसकी वजह क्या थी और उसके पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात थे और उनको क्या क्या लॉलीपॉप दिए हुए थे, ये उनसे पूछना चाहिए। जनरल नदीम से भी पूछना चाहिए और जनरल बाजवा से भी पूछना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान मुसलसल तबाहियों की तरफ जा रहा है और इस वक्त सिचुएशन ये है कि न पंजाब की सूरत हाल बेहतर है, न बलूचिस्तान और न ही खैबर पख्तूनख्वा, न ही सूबा सिंध। और इस वक्त मैं आपको कश्मीर के बारे में आज ये खबर दूंगा कि कश्मीर में भी दोबारा से हालात कशीदा हैं और कोई बता नहीं रहा। सूरत हाल यह है कि तालीमी इदारों में सप्लाई की गई 1453 किलो मंशियात पकड़ी गई। ये इस्लामाबाद और गिरदनवा के तालीमी इदारों का हाल है और ANF ने यह बताया कायमा कमेटी को बाकायदा तौर पे कि जनाब 1453 किलो मंशियात जो है वो पकड़ी गई जो कि तालीमी इदारों को सप्लाई होनी थी और 300 मुलजमान गिरफ्तार हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा। सवाल ये पैदा होता है कि ये मंशियात सरहदों से पार सफर करती करती कहां कैसे पहुंचती है इस्लामाबाद और रावलपिंडी और फिर ये तालीमी इदारों में, क्योंकि ये बताया गया कि एक काउंसलर जो है वो कहते हैं ANF ने बताया कि ये बड़ा तगड़ा माफिया है, एक काउंसलर को भी इस्लामाबाद में कत्ल कर चुका है जिसने मुखबरी की थी और जिसने ये आवाज उठाई थी। उसके बाद जो अगली खबर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की ऑडिट रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि सुपर टैक्स की मद में 168 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि सुपर टैक्स साल 2022 में 15 करोड़ से जायद की आमदन पर लगाया गया टैक्स था और रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 और 23-24 में 1026 अफराद ने सुपर टैक्स जमा नहीं करवाया और 168 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया गया। ऑडिट हुकाम के मुताबिक FBR ने ना ही कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की और ना ही कोई एक्शन लिया। अब 2022-23 में कौन थे जी? 2022-23 में आपकी हुकूमत आ चुकी थी इंपोर्टेड सरकार 1 और 23-24 में अगली जो काकड़ सरकार की थी और नकवी सरकार काकड़ सरकार और ये वाली हुकूमत चल रही थी 23-24 में और फिर जून 24 तक ये चली है, यानी कि 8 फरवरी 2024 को ये जाली निजाम भी आ चुका था और ये 3 अदवार का, एक है इंपोर्टेड सरकार, दूसरी है नकवी सरकार काकड़ सरकार और तीसरा फिर शहबाज शरीफ जो है वो इलेक्शन चोर सरकार। इन तीनों के अदवार में ये 168 अरब रुपए का टैक्स चोरी हुआ और किसी ने कुछ नहीं पूछा और 1026 अफराद, ये है सूरत हाल मालियाती मामलात की। उसके बाद अगली खबर जो है जी वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि एक तरफ तो ये हालत है और दूसरी जानब सिंध असेंबली के मेंबरान की तनख्वाह 1.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए फी रुकन कर दी गई है। इससे पहले स्पीकर डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं और पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इधर से तनख्वाहें बढ़ रही हैं
और वो भी अरकान असम्बली की, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की और फौजी अफसरान की। उनकी तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, जनरलों की भी तनख्वाहें बढ़ी हैं, सिर्फ इनकी नहीं बढ़ी, जजेस की भी बढ़ी हैं। इन सब की तनख्वाहें उन्होंने अपना कई गुना इजाफा करवा लिया, जबकि जो छोटे मुलाजमीन हैं, बेचारे छोटे मुलाजमीन हैं, छोटे सिपाही हैं, छोटे अफसर हैं, वो सब के सब उसी चक्की में पिस रहे हैं। तो ये एक खबर। उसके बाद ही अगली जो है पंजाब की सूरत हाल देख लेते हैं। पंजाब में जो इस वक्त बलूचिस्तान, पहले कश्मीर में सैलाब आया, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद आया खैबर पख्तूनख्वा में गिलगित बल्तिस्तान। पंजाब के जो सैलाब की सूरत हाल है वो हम सबके सामने काफी तफसील बता चुका हूं, और 3 दरियाओं में सुपर फ्लड आ चुका है। और जिसमें सबसे मरकजी किरदार अलीम खान और जनाब टिक टाकर सरकार सामने आई है, नकवी सरकार सामने आई है, जिन्होंने बेल्ट पे जो दरियाई जमीन थी, ग्रीन बेल्ट थी, वहां पे इन्होंने ये गैर कानूनी तौर पर जो है वो जमीन में हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत दी। अगला सवाल है दफा 144 बलूचिस्तान में मजीद 15 दिन की उसमें तोसी कर दी गई है। अब आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ी शानदार और लच्छेदार और धमाकेदार गुफ्तगू की थी, तकरीर की थी कन्वेंशन सेंटर में, कि ये जो मुट्ठी भर लोग हैं 1500-1200 बलूचिस्तान में दहशतगर्द, ये समझते हैं कि हम इनको नुकसान, ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान को सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत यह है कि वो 1200 और 1500 अगर लोग हैं तो फिर आसिम मुनीर साहब से सवाल तो बनता है कि जनाब वो 1500-1200 लोग जो हैं वो आखिर क्यों पूरी वहां कोर है, वहां पे एफसी है, वहां पे पूरी की पूरी फोर्सेज हैं, तो फिर वो 1200-1500 लोग जो हैं वो क्यों नहीं काबू आ रहे। और दफा 144 में मजीद 15 दिन की तोसी कर दी गई है, और न सिर्फ यहाँ पे 15 दिन की 144 में की दफा लगाई गई है, बल्कि उसके साथ साथ सरदार अख्तर मेंगल साहब और बलोच रहनुमाओं के खिलाफ एक नई FIR दर्ज की गई है, सनाउल्लाह बलोच के खिलाफ, साजिद तरीन के खिलाफ और सरदार अख्तर मेंगल साहब के खिलाफ और दीगर रहनुमा जो हैं उनके FIR दर्ज की गई है। वही बगावत, गद्दारी, दहशतगर्दी। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये दहशतगर्दों का खात्मा करना चाहते हैं या फिर सियासतदानों का हर तरफ से खात्मा करना चाहते हैं। अब आते हैं अगली खबर जो है वो है, एक सवाल पूछा गया, एंकर ने सवाल पूछा कि मरियम नवाज साहिबा से कि जनाब दौरा जापान पे उनके साथ उनके दामाद भी गए, बेटी भी गई, सहेलियां भी गई, नौकरानियां भी गई, तो अगर ये क्यों गए, तो पूछा गया सवाल। तो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, जनाब कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम के राना एहसान अफजल साहब, और ये बेटे हैं राना अफजल साहब मरहूम के। तो उन्होंने कहा जी कि देखे ना, बात यह है कि जहाज तो जा रहा था, और जहाज जा रहा था, सीटें खाली थी, और सीटों में खाली में भी जाना था, तो वहां पे खाली सीटों में अगर कुछ लोग बैठकर चले गए हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये इनका हाल है राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज का, और इनका यही सोच है कि जनाब ठीक है, रेवड़ियां जो है वो इसी तरह बांटनी चाहिए और इसी तरह कौमी खजाने को लूटना चाहिए। तो ये सवाल पूछा जाता है तो फिर ये या तो गालियां देते हैं या फिर इस तरह के जवाब देते हैं। तो सोहेल वराई साहब की एक वीडियो बयान चल रहा है कि मैंने ब्रसल्स में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से 9 मई के सबूत मांगे, तो उन्होंने ऐसे मुझ पे नाराज हुए कि जैसे मैंने उनसे कोई उधार मांग लिया हो। तो वो वीडियो जाली थी। अब सोहेल वराई साहब ने भी उसको अपने ट्वीट अकाउंट से ट्वीट किया है और बताया है कि ये फैब्रिकेटेड है, जाली वीडियो है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। तो अगला जो है, जो मैंने आपको मेन बात की थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि इस वक्त रूह रवा हैं और वो पकड़ाई नहीं दे रहे किसी को, चौधरी एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि ये शायद इमरान खान को कोई जानी नुकसान पहुंचा दें, मगर वो इनसे ऐसे मार नहीं खाएगा कि माफी मांगे। वो माफी बिल्कुल नहीं मांगेगा और ना ही ये इमरान खान साहब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा नहीं। और इमरान खान इनसे माफी नहीं मांगेगा, बल्कि उन्होंने कहा कि वो वक्त आएगा जब जनरल आसिम मुनीर साहब भी माफी मांगेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी माफी मांगेगा, और कोई जर्नैल होगा, कोई जर्नैल से भी बड़ा होगा तो उसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत इन्होंने कर दी है, उसके बाद
अगर कोई समझता है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो कौमी मुजरम कौन है, तो ये जाली निजाम जो है ये कौमी मुजरम है। हकीकत यही है। और अब बड़े बड़े कह रहे हैं कि माफी जो है वो इमरान खान ने नहीं मांगनी, बल्कि माफी जनरल साहब मांगेंगे, शहबाज शरीफ मांगेंगे, जरदारी साहब मांगेंगे, नवाज साहब मांगेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मांगेगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मांगना होगी, क्योंकि काजी फाइज ईसा को भी मांगना होगी। उन सबको माफिया मांगनी पड़ेगी। ये पहली बात जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नईम मोदी साहब ने कर चुके हैं, मैंने आपको बताया। अब चौधरी जावेद साहब आए हैं और जीरक इंसान है और मामला फहम नहीं है और दूर अंदेश नहीं है, तो वो कहते हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं है जब ये सब लोग इमरान खान साहब से और कौम से माफी मांगेंगे, और इनको मांगना पड़ेगी क्योंकि यही तबाही के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा नून लीग के साथ इत्तेहाद मजबूरी की शादी है। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है। तो जनाब, ये मजबूरी की शादी किसी वक्त भी टूट सकती है अगर आप चाहें तो, लेकिन मसला ये है कि ये मजबूरी की शादी नहीं है बल्कि मफादात की शादी है। और माल बचाओ मुकदमात से बरी होना था। जरदारी साहब ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, फरियाल तालपुर साहबा ने भी, गिलानी साहब ने भी, राजा परवेज अशरफ साहब ने भी, उन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवाना थे, लिहाजा उन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवा लिए। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज ने खत्म करवाने थे, वो करवा लिए। तो ये मजबूरी की शादी नहीं है, ये मफादात की शादी है, और वो भी माली और जाती मफादात की। तो पीपल्स पार्टी चाहे तो ये हुकूमत एक लम्हे के लिए नहीं चल सकती, ये हुकूमत बन ही नहीं सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में नून लीग का भरपूर साथ दिया। और वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, क्योंकि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे, जो कि अभी रुके हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर मुत्तफिक होके, मुत्तहिद होके इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। और बाकायदा तौर पर पंजाब में सारी की सारी सीटें जो खाली हुई हैं वो भी आपस में तकसीम कर ली थी। एक सीट पीपल्स पार्टी को दी गई थी और बाकी सीटें मुस्लिम लीग नवाज ने रख ली थी। तो इसलिए जनाब, ये कैसी मजबूरी की शादी है कि सब कुछ हो रहा है, इजाब कबूल भी हो रहा है, और सारे ताल्लुकात जो होते हैं शादी में, वो सारे सारे ताल्लुकात आपके मौजूद हैं, और इसके बावजूद आप कहते हैं नानो नफका भी चल रहा है। फिर आप कहते हैं ये मजबूरी की शादी है। ये मजबूरी की शादी नहीं है चंद साहब, ये मफादात की शादी है, और ये इसी तरह चलती रहेगी जब तक मफादात जुड़े हुए हैं।